स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी नोवेल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 241 कार्तिक ने अनिल पर लगाया इल्जाम। मायरा घूरती नजरों से कार्तिक की ओर देखते हुए बोली, तुम लंबे समय बाद मिले लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि तुम पहले से भी ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। कार्तिक ने सरकास्टिक मुस्कान के साथ कहा, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। वहीं दूसरी ओर रुद्र की नजरें कार्तिक की हर हरकत को बखूबी नोटिस कर रही थी। राज ने कहा, कार्तिक बहुत हो गया, अब ये बताओ तुम क्या कहना चाहते थे। राज की बात सुनकर कार्तिक ने राज की ओर देखते हुए कहा, दादाजी क्या आपको सच में नहीं पता मेरे कहने का मतलब क्या है। राज के माथे पर शिकन आ जाती है। सावित्री ने कहा, कार्तिक क्या हुआ, तुम क्या अपने दादाजी की किसी बात से नाराज हो। सविता को भी लगा कहीं कार्तिक अपनी नाराजगी की वजह से पार्टी में कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए उसने भी कहा, कार्तिक अगर तुम्हें अपने दादाजी से किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो तुम उनसे इस बारे में पार्टी खत्म होने के बाद भी बात कर सकते हो। कार्तिक ने सविता की ओर हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोम फिक्र मत करो, मैं किसी भी कीमत पर अपने दादा दादी की एनिवर्सरी को खराब नहीं करूंगा। सविता, लेकिन मोम मेरा यकीन कीजिए, मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। राज के सब्र का बांध अब टूट चुका था। राज ने कहा, कार्तिक अब ये पहेलियां बनाना बंद करो, जो कहना है साफ साफ कहो। श्रेया ने कहा, हाँ कार्तिक तुम जो भी कहना चाहते हो वो कहो, तुम क्यारा के बारे में कुछ कहने वाले थे। कार्तिक, अगर मैं मेरी बड़ी बहन सुनने के लिए इतनी ही बेकरार है तो सुनो। कार्तिक इतना कहकर अनिल के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह पर मौजूद सभी लोग जानने के लिए क्यूरियस थे आगे क्या होगा। अनिल के माथे पर शिकन थी, उसे पता नहीं था आखिर कार्तिक उससे क्या चाहता है। कार्तिक ने अनिल की आंखों में देखते हुए कहा, दादाजी आप अपनी बड़ी पोती की सगाई एक ऐसी फैमिली में कैसे कर सकते हैं जिसने आपकी दूसरी पोती को जान से मारने की कोशिश की। कार्तिक ने जैसे ही ये शब्द कहे थे सभी कार्तिक की ओर आंखें फाड़कर देखने लगते हैं। राज के माथे पर शिकन आ गई थी। रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के कार्तिक की ओर देख रहा था। वह जानता था आखिर कार्तिक कहना क्या चाहता था। उसने अपने मामले को फैमिली से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन आज कार्तिक की इस हरकत की वजह से अब उसके पर्सनल मामलों में फैमिली इंटरफेयर करने वाली थी। अगर उसे पहले पता होता कार्तिक ऐसा कुछ करने वाला है तो वह उसके ऐसा कुछ करने से पहले ही उसे रोक देता। और उसे श्रेया की लव स्टोरी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी अब उसे श्रेया की लव स्टोरी से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। अनिल कार्तिक के शब्द सुनने के बाद ब्लैंक हो गया था। उससे समझ नहीं आ रहा था उसने कब श्रेया की बहन को मरने की कोशिश की, क्योंकि उसे अभी नहीं पता थी कि उसने जिस लड़की को मरने के लिए गुंडे भेजे थे वो क्या रही थी। लेकिन निखिल कार्तिक के कहने का मतलब समझ चुका था। उससे इस पार्टी में क्यारा को देखने के बाद से जिस चीज का सबसे ज्यादा डर लग रहा था फाइनली वो अब सही साबित हो गया था। वही अखिल भी इस बात से अनजान था कि उसके डैड ने कब क्यारा को मरने की कोशिश की, क्योंकि तरुण और ऋषि ने जब अखिल को डाक अगले की ओर से धमकी दी थी वो बात निखिल और अनिल ने अखिल को नहीं बताई थी। राज ने कहा, कार्तिक क्या कह रहे हो तुम। श्रेया भी बोली, कार्तिक कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लो तुम क्या कह रहे, तुम बेवजह किसी पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हो, और तुम जिस पर ये इल्जाम लगा रहे हो वो हमारे होने वाले रिश्तेदार है। कार्तिक सार्केस्टिक मुस्कान के साथ बोला, तुम उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहती हो जिन्होंने तुम्हारी बहन क्यारा को मरने की कोशिश की। मैंने कभी सोच नहीं था तुम्हारे लिए अपनी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा बॉयफ्रेंड और उसकी फैमिली जरूरी है। आदित्य ने कहा, कार्तिक इस बारे में बाद में पार्टी के खत्म होने के बाद बात करते हैं। लेकिन कार्तिक कहा आदित्य की सुनने वाला था। कार्तिक ने आदित्य से कहा, लेस देन, क्या आप अभी भी सच छुपाना चाहते हैं, क्या आप सच में ऐसे लोगों को कश्यप परिवार का रिश्तेदार बनाना चाहते हैं जिन्होंने आपकी बेटी को मारने की कोशिश की। डैड माफ कीजिएगा, भले ही आपके लिए ये एक छोटी बात होगी पर मेरे लिए नहीं। अनिल बीच में ही अपनी सफाई देते हुए बोला, मिस्टर कश्यप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका बेटा आखिर क्या कहना चाहता है। मैंने या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर ने आपकी बेटी को तकलीफ पहुंचने की गलती नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा फिर भी आपका बेटा मेरी और मेरी फैमिली पर सबके सामने बेबुनियाद इल्जाम क्यों लग रहा है। श्रेया भी अनिल का साथ देते हुए बोली, हाँ दादाजी जरूर कार्तिक को कोई गलतफहमी हुई, निखिल के डैड ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो कभी हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचने के बारे में नहीं सोच सकते। आओ कार्तिक तो उन पर सीधा जान लेने का इल्जाम लगा रहा है। राज ने कहा, मिस्टर आहूजा मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर कभी भी किसी पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, और जब कार्तिक की बात हो तो उसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है कि कार्तिक ने किसी पर झूठ इल्जाम लगाया हो। इसका मतलब साफ है, जरूर आप गुनहगार है। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है। वही रुद्र अपने मन में सोच रहा था, राज कश्यप ने कार्तिक की बात बिना किसी शिकायत के मान ली, वो भी तब जब श्रेया लगातार अनिल आहूजा के सपोर्ट के लिए बोल रही है। इसका मतलब राज कश्यप कार्तिक पर श्रेया से भी अधिक भरोसा करता है, या फिर कार्तिक राज कश्यप के लिए श्रेया से भी ज्यादा जरूरी है। अनिल ने कहा, मिस्टर राज कश्यप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भला आपकी पोती को क्यों मारने की कोशिश करूंगा, मेरी आपकी पोती से कोई दुश्मनी नहीं है। कार्तिक ने कहा, मैंने कब कहा मिस्टर अनिल आहूजा की दुश्मनी मेरी बहन से है, मेरी बहन को तो बुली करने वाला इंसान आपके दोनों बेटे है, और जब उसने अपनी सिफती के लिए आपके बेटे पर हाथ उठाया तब आपने मेरी बहन को मरने के लिए आपने अपने गुंडों को भेजा था। इतना कहने के बाद आपको याद आया या नहीं मिस्टर आहूजा, या फिर मुझे आगे और भी कुछ कहने की जरूरत है। कार्तिक के इतना कहने पर अनिल को याद आने लगा था कि उसने एक बार अपने बेटे की वजह से एक लड़की को मरने के लिए गुंडे भेजे थे, और फिर उन गुंडों क्या अंजाम हुआ था वो याद आते ही अनिल निखिल की ओर देखता है ताकि उसे पता चल सके जो वो समझ रहा है वो सही है या नहीं। निखिल अपनी नजरें झुक लेता है, जिसका अर्थ साफ था जो वो समझ रहा है वही सही है, उसने सच में आदित्य कश्यप की बेटी को मरने की कोशिश की थी। अनिल के चेहरे पर पसीना आने लगता है, वह अब अपनी नजरें कार्तिक से मिल नहीं पा रहा था। कार्तिक ने कहा, लगता है मिस्टर अनिल आहूजा को सब कुछ याद आ गया है। दादाजी मिस्टर अनिल आहूजा की शक्ल देखने के बाद अब आपके दिमाग में उठने वाले सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्या आप अब भी श्रेया दी की सगाई करना चाहते हैं। राज कुछ नहीं कहता है, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। सभी लोगों की नजरें राज पर थी, आखिर अब राज क्या करेगा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद राज ने कहा, मिस्टर आहूजा आप अभी इसी वक्त अपनी फैमिली के साथ ऐसे चले जाइए। अनिल ने कहने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर कश्यप, लेकिन राज ने बीच में ही अनिल के शब्दों को रोकते हुए कहा, मिस्टर आहूजा मुझे नहीं लगता आप अपनी और अपनी फैमिली की ओर बेइज्जती करवाना चाहते हैं, इसलिए आप अभी इसी वक्त से चले जाए। अनिल आगे कुछ नहीं कहता है, वह अपनी फैमिली को लेकर वह से चल जाता है। निखिल जाते समय आखिरी बार श्रेया की ओर देखता है, उसकी आंखों में नमी नजर आ रही थी, लेकिन वह मजबूर था, वह बिना कुछ कहे वहां से चल जाता है। श्रेया गुस्से भारी नजरों से कार्तिक को देख रही थी।
कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है। आज रात को पूरी फैमिली कश्यप मैंशन में मौजूद थी। रुद्र भी अपार्टमेंट में जाने की जगह पर आदित्य के कहने पर कश्यप मैंशन में ही रुक गया था। रुद्र क्यारा के रूम में था। 242 सविता की फिक्र। रुद्र अपने रूम में था। उसने नाइट सूट पहन रखा था। उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कार्तिक था। वह समझने की कोशिश कर रहा था आखिर कार्तिक कैसा इंसान है। अगर उसे अपनी बहन की इतनी ही फिक्र है तो वह पहले कभी उसके सामने क्यों नहीं आया। रुद्र को क्यारा की बॉडी में रहते हुए काफी समय हो चुका था और उसे अभी तक सिर्फ ये पता था कि कार्तिक इटली में अपनी स्टडी कर रहा है और इसलिए कई सालों से वह अपने घर नहीं आया था। अब वह आदित्य और कार्तिक के बारे में जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। उसने कभी भी कश्यप फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब वह फैमिली के सदस्यों को और जानना चाहता था, क्योंकि जहां तक उसे क्यारा के बारे में पता चला था वह बहुत ही मासूम, शर्मीली और डर हुई सी लड़की थी, या यूं कह सकते हैं पूरे परिवार से अलग थी। वहीं दूसरी ओर उसका भाई, जिसकी आंखों में डर का नामो निशान तक नहीं था। जहां पूरा कश्यप परिवार राज कश्यप से डरता है, उसकी एक बात को पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं, वही कार्तिक राज कश्यप के सामने बेखौफ होकर बात करता है। उसे कुछ भी करने से पहले राज कश्यप या आदित्य कश्यप की परमिशन की जरूरत नहीं है। रुद्र को अब तक यही लगता आ रहा था, राज कश्यप अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन में से श्रेया को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब रुद्र को वैसा नजर नहीं आ रहा था। अब रुद्र को राज के लिए श्रेया के कंपैरिजन में कार्तिक ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। रुद्र इस समय ऐसे ही कई सवालों से उलझा हुआ था, तभी उसकी दरवाजे पर खटखटाहट होती है। दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज सुनकर रुद्र का ध्यान दरवाजे की ओर जाता है। वह सामने देखता है दरवाजे पर सविता खड़ी थी। उसने अपने हाथों में एक ट्रे पकड़ रखी थी जिसमें ऑरेंज जूस का गिलास था। रुद्र ने कहा, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज जो भी हुआ उसके बाद तुमने पार्टी में कुछ नहीं खाया था। मुझे लगा तुम्हें भूख तो नहीं लगी होगी, इसलिए तुम्हारे लिए जूस लेकर आई हूँ। अगर तुम बिजी नहीं हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ आपको मेरे रूम में आने के लिए मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है, प्लीज अंदर आ जाओ, क्यारा ने कहा। सविता रुद्र के पास आती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है और अपने हाथ में जूस का गिलास पकड़ते हुए कहती है, इसे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रुद्र भी सविता के हाथों से जूस उसका गिलास ले लेता है, लेकिन उसे कुछ पल के लिए साइड में रख देता है और फिर सविता की ओर देखते हुए बोला, माँ क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? हाँ, सविता ने कहा। माँ बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करूं? सविता ने हिचकिचाते हुए कहा। ऐसा भी क्या है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं माँ? रुद्र ने सवालिया नजरों से देखते हुए कहा। सविता ने हिम्मत जुटते हुए कहा, आज जो भी पार्टी में हुआ, मेरा मतलब है कार्तिक ने जो कहा, क्या वह सच है? क्या सच में अनिल आहूजा ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी? मुझे पता है कार्तिक कभी भी इस बारे में सबके सामने झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, सच्चाई क्या है? मुझे नहीं पता कि वह अनिल आहूजा था। रुद्र ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसने इस बारे में पता करने की कोशिश नहीं की थी। ऋषि और तरुण के सामने आने के बाद उसे यकीन था कि वे दोनों अखिल के मामले को सुलझा लेंगे, इसलिए उसने इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। और लेकिन उसे ये पता था उन गुंडों को भेजने के पीछे आहूजा फैमिली का ही हाथ होगा। सविता ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तो क्या तुम्हारी अनिल आहूजा की फैमिली या उसके बेटों से कोई लड़ाई हुई थी जो वो ऐसा करेंगे? रुद्र सविता का ये सवाल सुनकर समझ गया था कि सविता को अपनी बेटी की निखिल के साथ वन साइडेड लव स्टोरी और अखिल का क्यारा को बुली करने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने डिसीजन लिया वह इस बारे में सविता को बताकर परेशान नहीं करेगा। माँ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कॉलेज में छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है, रुद्र ने कहा। बस छोटी मोटी बात के लिए उन्होंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद सविता ने कहा, तो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब और दोगी? क्यारा, क्या तुम्हें कॉलेज में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? तुमने कभी भी नहीं बताया कि तुम्हारे साथ कॉलेज में कभी कुछ गलत हुआ है। तुमने कभी भी अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर नहीं की। मुझे तो हमेशा से यही लगता था कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कहते समय सविता के चेहरे पर फिक्र नजर आ रही थी। रुद्र समझ सकता था सविता अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान है, उसके चेहरे पर यह नजर भी आ रहा था। मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है, वह छोटी सी प्रॉब्लम थी जो अब सॉल्व हो चुकी है और मुझे कॉलेज में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सविता अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मुझे पता था तुम्हारे डैड की वजह से मेरे दोनों बच्चों की जान खतरे में पड़ेगी और मुझे यकीन है ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। अगर वह डार्क ईगल। सविता आगे कुछ कहती उससे पहले ही वह रुक जाती है। उसे एहसास हो गया था कि वह आगे जो कहने वाली थी वह वो क्यारा के सामने नहीं कह सकती है। लेकिन रुद्र सविता के आखिरी शब्द सुन लेता है। वह बोला, मॉम आपने क्या कहा अभी? डार्क ईगल? यह क्या है? सविता अपनी बात से मुकरते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, वह मेरे मुंह से ऐसे कुछ निकल गया था, तुम्हें इस बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिर सविता अपने मन में बोली, ये मैं क्या करने जा रही थी? क्यारा के सामने डार्क ईगल का नाम लेने जा रही थी। मॉम ऐसी कोई बात है जिसके बारे में बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही है। नहीं क्यारा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जूस पीकर सो जाना। इतना कहकर सविता वहां से जल्दबाजी में चली जाती है। रुद्र सविता को पीछे से रोकने की कोशिश करता है, मॉम आप बिना कुछ कहे ऐसे कैसे जा रही है? लेकिन सविता रुद्र के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देती है। सविता अब रुद्र के दिमाग में एक और सवाल छोड़कर चली गई थी, डार्क ईगल। रुद्र ने कहा, अब ये डार्क ईगल क्या है? फिर कुछ देर सोचते हुए अपने आप से बोला, लेस देन, अगर ये कोई बड़ी चीज है जो आदित्य कश्यप और राज कश्यप से जुड़ी है तो इसकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे गूगल से मिल सकती है। इतना कहकर वह गूगल ओपन करता है और उसमें डार्क ईगल के बारे में सर्च करने लगता है। कई देर तक सर्च करने के बाद उसे डार्क ईगल के बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वह एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा उसे डार्क ईगल के बारे में कुछ नहीं पता चला था। रुद्र ने कहा, माफिया ऑर्गेनाइजेशन? क्या आदित्य कश्यप का माफिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन है? अगर इसमें कोई सच्चाई है तो इस बारे में मुझे पता लगाना होगा, और ये काम सूर्यांश से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। रुद्र ने सूर्यांश को कॉल किया। कई देर तक रिंग होने के बाद सूर्यांश ने फोन अटेंड कर लिया था। सामने से सूर्यांश ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? किसी को फोन करने से पहले टाइम नहीं देखती हो? और अगर टाइम देखने के लिए तुम्हारे पास वॉच नहीं है तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारे घर पर एक वॉच भिजवा दूंगा। 243 जान का खतरा। रुद्र ने कहा, माफिया ऑर्गेनाइजेशन? क्या आदित्य कश्यप का माफिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन है? अगर इसमें कोई सच्चाई है तो इस बारे में मुझे पता लगाना होगा, और ये काम सूर्यांश से बेहतर कोई नहीं कर सकता है।
रुद्र ने सूर्यांश को कॉल किया। कई देर तक रिंग होने के बाद सूर्यांश ने फोन अटेंड कर लिया था। सामने से सूर्यांश ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी को फोन करने से पहले टाइम नहीं देखती हो? और अगर टाइम देखने के लिए तुम्हारे पास वॉच नहीं है तो मुझे कह दो, मैं तुम्हारे घर पर एक वॉच भिजवा दूंगा। रुद्र के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं। वह मोबाइल में टाइम देखता है। अभी रात के 12:30 हो रहे थे, लेकिन सूर्यांश कभी भी इस वक्त कॉल करने पर इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन आज वह ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। रुद्र ने कहा, कुछ काम था? सूर्यांश, तो तुम मॉर्निंग का वेट नहीं कर सकती थी? इतना भी जरूरी क्या काम था जो तुमसे थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हुआ? रीडर, क्या तुम्हारा मूड ऑफ है क्योंकि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? सूर्यांश, हाँ है, क्योंकि आज मेरा ब्रेकअप हुआ। तुम क्या करोगी? रुद्र, ठीक है, मेरा एक काम करना है, तुम्हें किसी बारे में इन्फॉर्मेशन पता लगानी है और ये काम तुम्हें जल्द से जल्द करना है। सूर्यांश सार्केस्टिक मुस्कान के साथ कहा, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया मेरा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क तक नहीं पड़ा, बस तुम्हें तो अपने काम से मतलब है। रुद्र ने कहा, मुझे दूसरों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहा। सूर्यांश, कितनी आसानी से कह दिया, तुम्हें कोई मतलब नहीं तो फिर मुझे भी तुम्हारा काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रुद्र ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे ब्रेकअप होने पर तुम्हें सहानुभूति दिखाऊं? सूर्यांश, झूठी ही सही, थोड़ा सी सहानुभूति तो दिखा ही सकती थी, तुम मार नहीं जाती। रुद्र सूर्यांश के इस बचपने पर कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मैं तुम्हारे लिए भगवान से दुआ करूँ तुम जल्दी ही अपने प्यार को भूल जाओ। क्या अब ठीक है? सूर्यांश एक पल के लिए शांत हो गया था, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, इससे अच्छा तो तुम कुछ ना कहती, वही अच्छा रहता, दोबारा किसी के साथ सहानुभूति जताने की कोशिश मत करना। रुद्र, तो तुम कुछ और सुनना चाहते हो तो मैं, लेकिन रुद्र आगे कुछ कह पाता उससे पहले सूर्यांश ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मुंह से और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि तुमने आगे कुछ बोला तो शायद मुझे तुम्हारा नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तुमसे सबसे ज्यादा इनकम जो होती है, और भला मैं अपने ब्रेकअप की वजह से अपनी रोजी रोटी पर लात कैसे मार सकता हूँ? इसलिए तुम बस ये बताओ, तुम्हें आधी रात को कौन सी जानकारी चाहिए? रुद्र ने कहा, पता करो डार्क ईगल क्या है और कश्यप फैमिली का डार्क ईगल के साथ क्या कनेक्शन है। सूर्यांश, एक मिनट, शायद मुझे सुनने में गलतफहमी हो गई, मुझे लगा तुमने मुझे डार्क ईगल के बारे में पता करने के लिए कहा है, इसलिए तुम दोबारा कह सकती हो तुमने क्या कहा? रुद्र, मैंने डार्क ईगल ही कहा है, पता करो डार्क ईगल का कश्यप फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है। सूर्यांश ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा क्या सच में दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम जानती भी हो डार्क ईगल है क्या? वो एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके बारे में जरा सभी पता करने की कोशिश भी की तो हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, उसके बावजूद भी तुम उनके बारे में जानकारी पता करना चाहती हो। मुझे पता है वो एक माफिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मेरा ये जानना जरूरी है, कश्यप फैमिली का उनके साथ क्या कनेक्शन है। सूर्यांश, देखो, मैं तुम्हारे लिए काफी लंबे समय से काम करता आ रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता, और मेरी मानो तो तुम भी इस बारे में कुछ भी जानने की कोशिश मत करो। रुद्र ने कहा, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें मैं इसकी मुंहमांगी कीमत दूंगी, चॉइस तुम्हारी है, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर। सूर्यांश, तुम समझने की कोशिश करो, मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी जान भी जरूरी है, जिंदगी ही नहीं होगी तो मैं पैसों का क्या करूँगा? क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हें इसके लिए 1 करोड़ भी दे सकती हूँ। सूर्यांश कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि पहले कभी भी उसे किसी ने इतनी बड़ी कीमत ऑफर नहीं की थी। जब सूर्यांश कोई जवाब नहीं देता है तो रुद्र ने एक बार फिर से कहा, अगर तुम्हें ये काम लगते हैं तो मैं तुम्हें 2 करोड़ भी देने के लिए तैयार हूँ। 2 करोड़? हैरान होते हुए सूर्यांश ने कहा, अब सोचना तुम्हें है, तुम ये काम करोगे या नहीं? रुद्र ने कहा। सूर्यांश कुछ पल के लिए सोचता है, वह अपने मन में कहता है, क्या करूँ, ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ? सूर्यांश, रिस्क तो लेना ही होगा, काम जितना बड़ा है तो कीमत भी तो उतनी ही बड़ी, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। सूर्यांश ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दोगी, तुम्हें क्या मुझ पर भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? रुद्र को सूर्यांश पर पूरा भरोसा था, उसे पता था वह इस काम के लिए सूर्यांश पर आंख बंद कर भरोसा कर सकता है। रुद्र ने कहा, हाँ। सूर्यांश, ठीक, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के साथ जल्द ही कांटेक्ट करूंगा, तब तक के लिए अलविदा। इतना कहकर सूर्यांश ने फोन कट कर दिया। रुद्र ने अपने आप से कहा, मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि कश्यप फैमिली का डार्क ईगल के साथ क्या कनेक्शन है। क्यारा की मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशन से ये तो साफ है, आदित्य कश्यप का डार्क ईगल के साथ कोई ना कोई तो कनेक्शन है, और अगर मुझे इस फैमिली में रहना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा इस फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास क्या की मेमोरी नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसी थी, काश अगर मुझे उसकी बॉडी के साथ उसकी मेमोरी भी मिल जाती तो मेरे लिए ये जिंदगी जीना ज्यादा आसान हो जाता। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक से रुद्र के माइंड में एक आवाज आती है, क्या तुम्हें सच में मेरी मेमोरी चाहिए? रुद्र इतना सुनते ही इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता है। उसने कहा, मेरे आसपास तो कोई नहीं है, तो वो आवाज किसी थी? थोड़ी देर के लिए रुद्र के कमरे में शांति छा जाती है। रुद्र अपने आप से कहता है, क्या एक बार फिर से मेरे कान बज रहे हैं? फिर अगले ही पल फिर से आवाज नहीं आती है, कोई कान नहीं बज रहे, मैंने सच में तुमसे पूछा है, क्या तुम्हें सच में मेरी मेमोरी चाहिए? रुद्र बेड से खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से इधर उधर देखने लगता है। रुद्र ने घबराते हुए कहा, कौन है, प्लीज जो भी हो तुम सामने आ जाओ, मेरे साथ इस तरह का मजाक करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन कोई आवाज नहीं आती है। रुद्र ने कई बार आवाज दी, लेकिन उसे दोबारा कोई आवाज नहीं सुनाई दी। जब कोई आवाज नहीं आती है तो रुद्र अपने आप से कहता है, रुद्र, लगता है आज तेरा दिमाग खराब हो गया है, न जाने तुझे कैसी अजीब अजीब आवाज आ रही है। रुद्र अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है, पानी कहाँ है, इस रूम में एक पानी का मग तक नहीं है। फिर से आवाज आती है, हम बाद में बात करेंगे, ओके। रुद्र एक बार फिर से हैरान रह जाता है, वह एक बार फिर से इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता है। वह बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे बाहर जाना चाहिए, ना जाने मुझे ये कैसी अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। इतना कहकर रुद्र रूम से बाहर चल जाता है। रुद्र बड़बड़ाते हुए अपने रूम से बाहर जा रहा था। वह बार बार अपने दिमाग में अजीब सी आने वाली आवाजों के बारे में सोच रहा था। चलते चलते वह लाइब्रेरी के पास आ जाता है। लाइब्रेरी के पास आते ही उसे राज की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही रुद्र के कदम लाइब्रेरी के गेट पास ही रुक जाते हैं। 244 राज कश्यप की परछाई। रुद्र बड़बड़ाते हुए अपने रूम से बाहर जा रहा था। वह बार बार अपने दिमाग में अजीब सी आने वाली आवाजों के बारे में सोच रहा था।
चलते चलते वह लाइब्रेरी के पास आ जाता है। लाइब्रेरी के पास आते ही उसे राज की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही रुद्र के कदम लाइब्रेरी के गेट पास ही रुक जाते हैं। स्टडी रूम में राज, आदित्य और कार्तिक मौजूद थे। राज स्टडी रूम में कार्तिक पर चिल्ला रहा था, तुम्हें पार्टी में तमाशा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। तुम इस बारे में पार्टी खत्म होने के बाद भी बात कर सकते थे ना। लेकिन नहीं, तुम्हें मेरी इज्जत की कहाँ परवाह है। तुम तो वही करते हो जो तुम्हारा मन करता है। डैड, इस बार उसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है। तुम चुप रहो, मैं अभी कार्तिक से बात कर रहा हूँ। तुम मेरे बीच में मत बोलो। तभी कार्तिक बोला, दादाजी लगता है आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप में पहले वाली बात नहीं रही। बस बेवजह मुझ पर चिल्लाते रहते हैं और मैंने कुछ गलत नहीं किया। उस कमीने अनिल आहूजा ने क्यारा को मारने के लिए अपने गुंडों को भेजा था। अगर डैड ने सही समय पर उसे धमकाने के लिए ऋषि और तरुण को नहीं भेज होता तो जानते हैं उसका अंजाम क्या हो सकता था। आपकी पोती की जान चली जाती, उसके बावजूद भी आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं। और उसके दोनों बेटे भी कुछ कम नहीं है। उन दोनों ने क्यारा को बहुत परेशान किया है। आहूजा फैमिली की वजह से क्यारा ने बहुत कुछ सहा है। फिर भी आप उस फैमिली से कश्यप फैमिली का रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं? राज ने कहा, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम दोनों को मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। और आदित्य, तुमने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। आदित्य ने बिना किसी भाव के कहा, डैड मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने बच्चों से जुड़ी हर बात को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और आपने ने भी तो मुझे नहीं बताया था कि आप आज की एनिवर्सरी पार्टी में श्रेया की सगाई की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अगर आप इस बारे में मुझे बता देते तो शायद मैं आपको पहले ही आहूजा फैमिली के बारे में बता देता। राज ने आदित्य पर चिल्लाते हुए कहा, तुम और तुम्हारे बच्चों की वजह से ही मुझे हर बार एक नई परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी तुम दोनों के चेहरे पर शर्मिंदगी तक नहीं दिखाई देती है। ऊपर से मुझे ही सुन रहे हो। दादाजी, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसलिए हम पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। और वैसे भी आपको सगाई अनाउंस करने की इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी क्या थी से मतलब क्या है तुम्हारा? श्रेया उस लड़के से प्यार करती है, बस इसलिए ही किया था। और बस श्रेया की विश को पूरा करने के चक्कर आप मेरी बहन का दिल दुखाने चले थे। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर आपने दोबारा से ऐसी गलती करने की कोशिश की तो मैं दोबारा से ऐसी ही हरकत करूंगा। राज ने चिल्लाते हुए कहा, कार्तिक भूलो मत, अभी भी मैं ही कश्यप एम्पायर का चेयरमैन हूँ, तुम या तुम्हारा बाप नहीं। इसलिए मुझसे बात करने से पहले अपनी आवाज को नीचे रखो। कार्तिक ने भी कोल्ड टोन में कहा, मिस्टर राज कश्यप, आप भी ये मत भूलिएगा कि आपका ये कश्यप एम्पायर मेरे डैड और मेरे बिना कुछ नहीं है। और मुझे या मेरे डैड को आपके इस कश्यप एम्पायर की जरूरत नहीं, बल्कि आपको हमारी जरूरत है। इसलिए आप हर बार अपनी विश हम थोप नहीं सकते हैं। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, कार्तिक तुम डैड से ऐसे बात नहीं कर सकते। माफी मांगो उनसे इसी वक्त। कार्तिक को ऑर्डर देते हुए कहा, डैड मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इन्हें कभी भी हमारे एफर्ट्स दिखते ही नहीं है। क्यारा इन्हें इंप्रेस करने की कितनी कोशिश कर रही है, लेकिन इन्हें नजर नहीं आ रहा। बचपन से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी वैसे जी है जैसी ये चाहते थे। बचपन से लेकर आज तक मेरा एक ही एम्बिशन रहा है, मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन सकूं। ये जो चाहते हैं वही तो करते हैं हम, फिर भी इन्हें खुशी नहीं मिलती है। राज गुस्से भरी नजरों से बोला, तुम्हारे तेवर देखकर लगते हैं तुम अब मेरे अगेंस्ट जाना चाहते हो। कार्तिक ने सार्केस्टिक मुस्कान के साथ कहा, दादाजी मैं जानता हूँ आपने डैड को मोम के नाम से कई बार डराया है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। और रही आप अगेंस्ट जाने की बात, तो कभी जरूरत पड़ी तो शायद वो भी कर सकता हूँ। राज चिल्लाता है, कार्तिक तुम अब मुझे अकड़ दिखा रहे हो अपने दादाजी को। कार्तिक, दादाजी ये अकड़ मुझे आपसे ही मिली क्या? आप भूल गए? आप ही तो मुझे बचपन से अपनी परछाई बोलते आए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। राज कश्यप किसी के सामने नहीं झुकता है तो उसकी परछाई कैसे झुक सकती है? इतना कहकर कार्तिक स्टडी रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। और दादाजी, मुझे उम्मीद है कल आप सभी घर वालों को एंगेजमेंट कैंसिल होने की न्यूज दे देंगे। इतना कहकर कार्तिक स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। राज और आदित्य कार्तिक को जाते हुए देखते रहते हैं। राज ने तीखी मुस्कान के साथ कहा, ये लड़का दिन प्रतिदिन डेयरिंग होता जा रहा है। योजक चिन्ह। जब कार्तिक रूम से बाहर आता है तो वह सामने देखता है क्यारा दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्यारा को दरवाजे पर खाद्य देखकर कार्तिक हैरान हो गया था। वह जल्दी से क्यारा का हाथ पकड़ता है और उसे गार्डन की ओर ले जाता है। दोनों गार्डन में आ जाते हैं। कार्तिक ने कहा, तुम कब से हमारी बातें सुन रही थी? फिर अपने मन में सोचता है, क्या इसने डार्क ईगल के बारे में भी कुछ सुन है क्या? रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ज्यादा नहीं, मैं कुछ देर पहले ही आई थी। मैं तो बस किचन में पानी पीने जा रही थी और सामने तुम आते दिखे। कार्तिक ने अपने मन में कहा, मतलब इसने कुछ नहीं सुन, शुक्र है। फिर ठीक है, कार्तिक ने कहा, अगर सुन भी लेती तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, लेकिन तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन इतने अजीब क्यों हो गए, जैसे मानो तुम किसी माफिया ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे जिसे मेरे सुनने पर तुम्हें फिक्र हो। रुद्र ने ये टॉपिक जानबूझकर उदय था ताकि वह कार्तिक का रिएक्शन देख सके। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन छा जाते हैं। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हाँ तुमने सही समझा, हम उसी बारे में बात कर रहे थे, ड्रग्स की स्मगलिंग कैसे करे वगैरह वगैरह। रुद्र के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन छा जाते हैं। कार्तिक क्यारा के एक्सप्रेशन देखकर बोला, अरे ऐसा लुक क्यों दे रही हो, कहीं तुम्हें ये सच तो नहीं लगा था? बेवकूफ लड़की, तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। जाओ जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ऐसा मजाक दोबारा मत करना। इतना कहकर रुद्र जाने लगता है क्योंकि वह भी कार्तिक के बारे में ज्यादा जानता नहीं था और उसे देखकर वो ये भी समझ गया था कि कार्तिक को बाकी सब की तरह भरोसे में लेने आसान नहीं होगा, इसलिए वह भी उससे दूर ही रहना चाहता था। कार्तिक ने पीछे से कहा, क्यारा तुम पहले से कुछ ज्यादा ही बदल चुकी हो, ऐसा लगता है जैसे मानो तुम मेरी बहन नहीं बल्कि कोई और हो। मुझे पता है मैं बहुत ही बकवास बात कर रहा हूँ, लेकिन मन किया कह दूं इसलिए कहा। तुम पहले काफी मासूम थी और अब तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी मैच्योर हो गई हो। तुम अपनी प्रॉब्लम्स का अकेले सामना कर सकती हो, तुम्हें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा आज कैसे सतीश कुमार सबके सामने तुम्हारी तारीफ कर रहे थे और तुम बदल गई हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमारी फैमिली ही ऐसी है, अगर तुम नहीं बदलती तो क्या पता शायद तुम एक बार फिर से सुसाइड कर लेती। ये सुनकर रुद्र हैरान रह गया था। उसने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर कहा, क्या तुम्हें भी पता था मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी? कार्तिक, हाँ पता है, उसी वक्त आना चाहता था लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाया, माफ कर दो। और मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। कार्तिक कहते कहते रुक गया था। वह सॉरी कहना चाहता था क्यारा पर हमला करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हम बाद में बात करेंगे, तुम अभी जाकर सो जाओ, तुम थक चुकी होगी, मुझे भी नींद आ रही है। इतना कहकर कार्तिक जाने लगता है। कार्तिक अपने मन में सोचता है कितना स्ट्रेंज है, क्यारा ने मुझे अभी तक गले तक नहीं लगाया।
रुद्र कार्तिक को जाते हुए देख रहा था, तभी रुद्र की माइंड में एक बार फिर से वही आवाज गूंजती है, बेवकूफ लड़के, कार्तिक जा रहा है, उसके गले लगो अभी इसी वक्त। रुद्र आसपास देखता है किसने कहा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। फिर भी वह अंजनी आवाज की बात मानते हुए कार्तिक को रोकता है। कार्तिक उसकी ओर देखता है और रुद्र कार्तिक के गले लग जाता है। क्यारा को अपने अचानक से गले लगते देख कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र अपने मन में सोचता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। गले लगने के बाद दोनों अलग होते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। 245 सॉट्री का ऑर्डर। अगली सुबह रुद्र सुबह जल्दी उठ जाता है क्योंकि उसे आज आरव और आर्यन की ऑडिशन में जाना था। आर्यन को दोनों को आज डेमोनिक कल्टिवेटर ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर के लिए ऑडिशन देना था। वे दोनों इस दिन के लिए काफी समय से इंतजार कर रहे थे। फाइनली आज वह देना ही गया था, लेकिन रुद्र इस वक्त कश्यप मेंशन में था। वह इस समय अपने अपार्टमेंट में नहीं था कि वह यहां से आसानी से निकल जाए, इसलिए सुबह जल्दी उठ गया था। वह तैयार हो चुका था। उसने ग्रे कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था और अपने बालों को पीछे रबर से बांध रखा था। क्यारा के रूप में रुद्र काफी अच्छा लग रहा है। वह एक प्रोफेशनल वर्किंग वुमन की तरह लग रहा था। रुद्र सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए लिविंग हॉल में आ जाता है। डाइनिंग टेबल के पास आकर वह एक चेयर पर बैठ जाता है। उसके पास ही सविता खड़ी थी। रुद्र ने सविता की ओर देखते हुए कहा, मॉम मुझे जल्दी जाना है, कुछ जरूरी काम है, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट सर्व कर सकती है। सविता ने कहा, क्यारा बस कुछ देर और रुक जाओ, बाकी सब भी आने वाले ही है, उसके बाद तुम सबके साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेना, शांत भाव से सविता ने कहा। रुद्र जानता था अगर बाकी सब आएंगे तो न जाने फिर कौन सी नई बात पर फिर सभी बखेड़ा खड़ा करने लगेंगे। कल रात को वैसे ही रात कश्यप को ज्यादा ही गुस्से में था और वह अपना गुस्सा कार्तिक पर निकल रहा था, तो शायद उसका असर अब डाइनिंग टेबल पर भी दिखाई दे, इसलिए रुद्र वहां पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहता था। उसका बिल्कुल मूड नहीं था कि वह इस फैमिली ड्रामा में पार्टिसिपेट ले, इसलिए उसने एक बार फिर से कहा, मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, बाकी सभी को शायद टाइम लगेगा लेकिन मुझे जल्दी जाना है। एक काम करता हूँ, मेरा मतलब है एक काम करती हूँ, मैं बाहर कुछ खा लूंगी, ठीक है, अपना ध्यान रखना। सविता कुछ कह पाती है उससे पहले ही रुद्र सविता से कहता है, मॉम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप तो जानती हैं अभी माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, अगर मैं सबका वेट करूंगी तो शायद मुझे जाने में और देर हो सकती है और मुझे उम्मीद है आप सब कुछ संभाल लेंगी। सविता भी अब फाइनली क्यारा की बात मानने को तैयार हो जाती है। सविता ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना ही खा रही हो तो तुम जा सकती हो, मैं यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर लूंगी। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ रुद्र ने कहा, थैंक यू वेरी मच मॉम। इतना कहकर रुद्र सविता के गले लग जाता है और कुछ देर गले लगे रहने के बाद वह सविता से अलग होता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे पीछे से रोकते हुए किसी ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो। रुद्र आवाज की ओर पलट कर देखता है। यह आवाज किसी और की नहीं थी बल्कि रवीना की थी। रवीना तिरछी नजरों से रुद्र की ओर घूर रही थी। रुद्र ने बड़े ही शांत लहजे से कहा, चाचा जी मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं ऑफिस जा रही हूँ। रवीना ने कोल्ड टोन में कहा, तुम जिस ऑफिस में काम करती हो उस ऑफिस में तुम्हारी बड़ी बहन श्रेया भी काम करती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना अच्छे से जानती है। सभी लोगों ने कई बार तुम्हारा डाइनिंग टेबल पर इंतजार किया, लेकिन तुम एक पल भी किसी का इंतजार नहीं करना चाहती हो और यहाँ से भाग रही हूँ। अगर तुम्हारी जगह श्रेया होती तो कभी ऐसा नहीं करती। रुद्र के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन छा जाते हैं। रुद्र ने कहा, मैं भाग नहीं रही, मुझे कुछ अर्जेंट काम है इसलिए मुझे जाना होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकती है कि मैं भाग रही हूँ। और रही श्रेया की बात, तो हम दोनों अलग अलग काम करते हैं, एक ऑफिस में काम जरूर करते हैं लेकिन हमारे काम में अंतर है, तो प्लीज हम दोनों को कंपेयर करना बंद कीजिए। बिना डरे रवीना की आंखों में देखते हुए रुद्र ने कहा। रवीना को क्यारा का ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया। वही सविता समझ जाती है रवीना को क्यारा का इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया होगा। ये देखकर सविता क्यारा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सविता कुछ भी कह पाती उससे पहले ही वहां पर सावित्री आ जाती और सावित्री के साथ ही वंदना भी थी। सावित्री ने कहा, क्यारा क्या तुम अपने बड़ों से बात करने की तमीज भूल चुकी हो। क्या तुम्हारी माँ ने इतना ही सिखाया है कि अपने बड़ों से इस अंदाज में बात की जाए। सख्त लहजे में सावित्री ने कहा। रुद्र ने कहा, दादी माँ मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया। चाचा जी मुझे बेवजह ही श्रेया से कंपेयर कर रही है और आप क्या हर बार माँ को बीच में ले आती है। मैंने जो भी कहा अगर उसके लिए आपको बुरा लगा है तो आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए, ना कि माँ पर उंगली उठाए। रवीना ने कहा, देखा माँ, ये लड़की मुझसे तो क्या आपसे भी इतने एरोगेंट तरीके के साथ कर रही है। लगता है ये लड़की धीरे धीरे बदतमीज होती जा रही है, तभी तो मैंने इसे ऐसा भी क्या कह दिया। मैंने तो सिर्फ क्यारा को रोकने के लिए कहा था, मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी। आज पूरी कश्यप फैमिली यहाँ पर है, वंदना दी और उनकी पूरी फैमिली भी यहाँ पर है, तो सबको एक साथ ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लेकिन क्यारा यहाँ से जाने की बात कर रही है और रोकने पर ऐसा एटीट्यूड दिखा रही है। रुद्र कुछ भी कहता उससे पहले सावित्री ने कहा, इसमें रवीना ने गलत क्या कह दिया। तुम कुछ देर के लिए रुक नहीं सकती, कुछ देर में सभी लोग आने वाले हैं, तुम्हारे दादाजी भी आने वाले, और वैसे भी मुझे लगता है कल के बाद उन्हें कुछ जरूरी बात करनी होगी, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर रुकना जरूरी है। इसलिए अभी इसी वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ, तुम ब्रेकफास्ट करने के बाद चली जाना, और अगर चाहती हो मैं तुम्हारी माँ को बीच में ना लाऊं तो मेरी बात मान लो। कहते समय सावित्री के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। रुद्र ने कहने की कोशिश की, लेकिन सविता उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ठीक है माँ, क्यारा कुछ देर बाद चली जाएगी। रुद्र हैरानी भरी नजरों से सविता की ओर देखता है, लेकिन सविता रुद्र को अपनी नजरों से चुप रहने का इशारा कर रही थी। रुद्र एक बार के लिए सावित्री के बात टाल सकता था, लेकिन वह सविता की बात नहीं टाल सकता है। अगर उसने सविता की बात टालने की कोशिश की तो रवीना और सावित्री उसे फिर से ताने देने लगेंगी, इसलिए ना चाहते हुए भी रुद्र को अब रुकना ही पड़ेगा। वंदना ने सावित्री की ओर देखते हुए कहा, माँ, अगर क्यारा को कोई जरूरी काम है तो आपको उसे जबरदस्ती नहीं रोकना चाहिए। रुद्र ने कहा, बुआ जी इसकी जरूरत नहीं, अब दादी माँ ने कह ही दिया है तो मैं कुछ देर के लिए ही रुक सकता हूँ। इतना कहकर रुद्र चेयर पर बैठ जाता है। सावित्री और बाकी सब कुछ नहीं कहते हैं। वंदना क्यारा की ओर देख रही थी। वह अपने मन में बोली, जब मैंने इसे कुछ सालों पहले देखा था तो ये अलग थी, इस बार ये काफी अलग है। इसकी अकड़ आदित्य भाई से अब मिलती है। ये सविता भाभी की कम आदित्य भाई की बेटी ज्यादा लगने लगी है। तभी वंदना को पीछे से किसी ने गले लगा लिया और कहा, मोम क्या चल रहा है। वंदना ने कहा, कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बातें। तभी सिया की नजरें क्यारा पर जाती है। सिया क्यारा के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। सिया ने कहा, हेलो, तुम क्यारा हो ना? कल मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था, तुम कमाल की हो सच में, मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की कभी नहीं देखी है। तुम मस्त हो यार, मैं क्या बोलूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मायरा ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया था तुम तो उससे बिल्कुल अलग हो। मुझे लगता था श्रेया दी ही इस घर में सबसे औसम लगती है, लेकिन तुम तो उनसे भी बेहतर हो। रुद्र बड़ी बड़ी आंखों से सिया की ओर देख रहा था। रुद्र ने कहा, तुम हमेशा ही इतना बोलती हो।
सिया, वंदना, क्यारा अगर तुम्हें सिया का बात करना अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन रुद्र ने बीच में ही कहा, नहीं बुआ जी ऐसा नहीं है, मैं बस शौक थी क्योंकि सिया बोलते समय सांस लेना भूल जाती है। इस पर वंदना, सविता और सिया हंस देते हैं। वे सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। सिया ने क्यारा से फिर से कहा, क्यारा तुम क्या मेरी दोस्त बनोगी? तभी मायरा ने कहा, सिया लगता है तुम क्यारा से ज्यादा ही इंप्रेस हो चुकी हो। 246 अजीब मूवमेंट। वंदना, क्यारा अगर तुम्हें सिया का बात करना अच्छा नहीं लगा हो तो। लेकिन रुद्र ने बीच में ही कहा, नहीं बुआ जी ऐसा नहीं है, मैं बस शौक थी क्योंकि सिया बोलते समय सांस लेना भूल जाती है। इस पर वंदना, सविता और सिया हंस देते हैं। वे सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। सिया ने क्यारा से फिर से कहा, क्यारा तुम क्या मेरी दोस्त बनोगी? तभी मायरा ने कहा, सिया लगता है तुम क्यारा से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो चुकी हो। सिया मायरा की ओर देखते हुए बोली, तुमने सही कहा, मुझे क्यारा सच में बहुत अच्छी लगी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह इतनी औसम होगी, तुम बहुत लकी हो जो तुम इसके साथ रहती हो। मायरा चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन के साथ सिया की ओर देख रही थी, उसे विश्वास नहीं होता है, सिया आखिर क्यारा से इतनी इंप्रेस कैसे हो सकती है। मायरा धीमी आवाज में बोलती है, लकी माय फुट। सिया मायरा को इग्नोर करते हुए क्यारा की ओर देखते हुए एक बार फिर से बोली, क्यारा तुमने जवाब नहीं दिया, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी? रुद्र एक पल के लिए सविता की ओर देखता है, सविता अपने नजरों से उसे इशारा करती है कि वह सिया से दोस्ती करें। इस समय सभी की नजरें क्यारा पर ही थी, वही सिया उम्मीद भरी नजरों से क्यारा की ओर देख रही थी। रुद्र ने कहा, ठीक है हम दोस्त बन सकते हैं, पर शायद मैं तुम्हारी तरह फुल स्पीड में बात नहीं कर पाऊंगी, आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। एक बार फिर से सभी लोग इस बात पर हंस देते हैं। सिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरी दोस्त बन रही हो वही काफी है। तभी वहां पर मोहित भी आ जाता है, उसकी नजरें सिया की ओर देख रही हैं जो कि क्यारा के बगल वाली चेयर पर बैठी हुई थी और लगातार क्यारा से बात करने की कोशिश करे जा रही थी। वह अपनी चेयर पर बैठते हुए क्यारा से कहता है, मुझे नहीं पता था तुम्हारी सिया के साथ में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। रुद्र कुछ नहीं कहता है, लेकिन सिया मोहित का जवाब देते हुए बोली, हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। सिया ने क्यारा के बाजू में हाथ डालते हुए कहा था। मोहित ने हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, बेस्ट फ्रेंड्स, तुम 5 साल बाद यहाँ आए और जहां तक मुझे याद है उससे पहले भी तुम क्यारा से क्लोज तो नहीं थी, तो फिर तुम अचानक से बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए? सिया कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुरा देती है। मायरा की नजरें सिया पर ही टिकी हुई थी, उसके पास आकर श्रेया बैठ जाती है। मायरा श्रेया के कान में धीमी आवाज में बोलती है, श्रेया दी मुझे लगता है कि सिया आज पागल हो चुकी है, देखो यह क्यारा के पीछे कैसे पड़ी हुई है, लगता है उसे फुली इंप्रेस हो चुकी है, उसके हाथों में हाथ डालकर बैठी हुई, क्या यह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है? वही रुद्र, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, भले ही वह इस समय क्यारा की बॉडी में था, एक लड़की था, लेकिन अभी भी उसकी सोल तो एक लड़के की ही थी ना, भला वह कैसे किसी लड़की के टच से कंफर्टेबल फील कर सकता है? आज तक चित्रा और रिया ने भी उसे इस तरह से टच नहीं किया था, इसलिए वह सिया के इस तरह से टच करने पर बार बार ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन वह चाहकर भी यह बात किसी से कह नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं बार बार अपना हाथ सिया से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिया तो उससे ऐसे चिपकी हुई थी जैसे मानो उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मायरा की बात सुनकर श्रेया भी यह नोटिस करती है कि सिया क्यारा के कुछ ज्यादा ही क्लोज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर वह उन दोनों को इग्नोर कर देती है। कुछ देर बाद राज, आदित्य, विनीत और वंदना का पति अरुण और उसका बेटा समीर भी वहां पहुंच जाते हैं। इस समय वहां पर पूरा कश्यप परिवार मौजूद था, सिवाय कार्तिक को छोड़कर। कार्तिक की चेयर अभी भी खाली थी। राज की नजरें उस खाली चेयर पर जाती है, आदित्य भी राज की नजरों को नोटिस कर लेता है। वह समझ चुका था वह कार्तिक का वेट कर रहा है। आदित्य ने सविता की ओर देखते हुए कहा, सभी जाकर कार्तिक को बुला कर लाओ। सविता आदित्य की बात मानकर कार्तिक को बुलाने के लिए उसके रूम में चली जाती है। सविता के जाने के बाद मायरा ने कहा, देखा कल तमाशा करने के बावजूद कार्तिक अभी भी हम सबको इंतजार करा रहा है। दादाजी आप कार्तिक से कुछ कहते ही नहीं है, अगर उसकी जगह पर हमने ऐसी हरकत की होती तो न जाने आप हमें क्या क्या सुना चुके होते, लेकिन आपने कार्तिक के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। श्रेया ने मायरा से कहा, श्रेया चुप रहो, इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। और वैसे भी कार्तिक तो दादाजी का फेवरेट है, भला वह उसे कुछ क्यों कहने लगे, और वह काफी समय बाद आया है तो उसके लिए हम सब थोड़ी देर के इंतजार कर ही सकते हैं। राज ने कुछ नहीं कहा, वह जानता था कि श्रेया इस समय उसे काफी नाराज है क्योंकि उसने अभी तक उसके सगाई को लेकर कुछ नहीं कहा था। इस समय माहौल बहुत ही ऑकवर्ड था, कोई कुछ नहीं कह रहा था, एक अजीब सी शांति चाहिए। वही सिया, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसने अभी भी क्यारा का हाथ पकड़ा हुआ था। समीर की नजर से सिया पर जाती है। समीर ने अपनी बहन सिया से कहा, सिया तुम ये क्या कर रही हो, तुमने क्यारा का हाथ ऐसे क्यों पड़ा है, उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, इसलिए उसका हाथ छोड़ो। मोहित बीच में ही कहता है, लगता है समीर तुम्हारी बहन क्यारा को अपना दिल दे बैठी है, तभी तो देखो उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रही है। समीर ने सख्त आवाज में कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मोहित मजाकिया अंदाज में कहता है, तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं जो मैं देख रहा हूं, काफी देर से देख रहा हूं, सिया क्यारा के बाजू छोड़ने को तैयार ही नहीं है, कहीं इसे लड़कियों में तो। लेकिन समीर को मोहित का बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने सख्ती से कहा, अपना मुंह बंद रखो, आगे कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना, और सिया तुम अभी इसी वक्त क्यारा का हाथ छोड़ो। सिया समीर की बात सुनते ही क्यारा का हाथ छोड़ देती है। रुद्र अपने बाजू को साइड करता है और एक लंबी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, थैंक गॉड इसने बचा लिया, और दोबारा कभी ऐसी हरकत मत करना, तुम्हारी वजह से न जाने तो क्या क्या कहना लगते हैं। मोहित ने कहा, रिलैक्स समीर, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, और सिया तो क्यारा को दोस्त की तरह ट्रीट कर रही है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। हाँ इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग ना जाने क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं। अब मोहित को भी समीर का बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसने भी सख्त आवाज में कहा है, समीर तुम ये किस तरह से बात कर रहे हो, मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे सामने वाला जैसा होता है मैं उससे उसी तरह से बात करता हूँ। समीर ने तीखे लहजे से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? सावित्री ने कहा, बस करो तुम दोनों, क्या तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा इस समय तुम दोनों कहां पर हो? पूरी फैमिली यहां पर बैठी हुई है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा प्रस्ताव कर रहे हो। मोहित ने कहा, दादी माँ मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन लगता है आपके नाती का खून कुछ ज्यादा ही गर्म है, जो बेवजह वह उबाल मार रहा है। मोहित चुप रहो, सावित्री ने कहा। समीर भी चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद सविता वापस आ जाती है, वह आदित्य की ओर देखते हुए इशारा करती है जिसका अर्थ कार्तिक आ रहा है। कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए आ रहा था, उसने अभी में नाइट सूट पहन रखा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, रात को पार्टी में जितना एलिगेंट लग रहा था इस वक्त वह उतना ही लापरवाह लग रहा था।
समीर और मोहित दोनों कार्तिक की ओर देखते हैं। कार्तिक भी मोहित की ओर देख लेता है। मोहित की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर सार्केस्टिक स्माइल आ जाती है, लेकिन मोहित के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। मोहित कार्तिक की ओर देखते हुए मन में सोचता है, ब्रेकफास्ट के बाद मैं इससे उस दिन की रेस के बारे में बात करूंगा। राज कार्तिक की ओर देखते हुए बोला, देख क्या रहे हो, बैठ जाओ। कार्तिक ने कहा, दादाजी आपको सुबह सुबह भी चैन नहीं पड़ता है, हमेशा अपनी हिटलरगिरी चलाते रहते हैं, मुझे इतनी जल्दी उठाने की क्या जरूरत थी? मेरी शक्ल देखे बिना आपका दिन क्या अच्छा नहीं गुजरेगा? आदित्य ने कहा, बकवास बंद करो और बैठ जाओ। समीर ने धीमी आवाज में मोहित से कहा, कोई तो है जो नाना जी के सामने बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ भी कह सकता है। मोहित समीर की ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, लेकिन अपने मन में कहता है, क्योंकि ये दादाजी का फेवरेट है, दादाजी इसके लिए अपने सारे नियमों को भी बदल सकते हैं। कार्तिक सिया के पास आता है और कहता है, तुम जाओ उधर बैठ जाओ। सिया ने कहा, लेकिन मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहाँ पहले से ही बैठी हूँ, तुम जाकर उस खाली चेयर पर बैठो। कार्तिक, लेकिन मुझे यहाँ बैठना और मुझे हिटलर के पास नहीं बैठना, इसलिए तुम अपने नाना जी के पास बैठ जाओ। 247 11 पर ब्लैम। मोहित समीर की ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता है, लेकिन अपने मन में कहता है, क्योंकि ये दादाजी का फेवरेट है, दादाजी इसके लिए अपने सारे नियमों को भी बदल सकते हैं। कार्तिक सिया के पास आता है और कहता है, तुम जाओ उधर बैठ जाओ। सिया ने कहा, लेकिन मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहाँ पहले से ही बैठी हूँ, तुम जाकर उस खाली चेयर पर बैठो। कार्तिक, लेकिन मुझे यहाँ बैठना और मुझे हिटलर के पास नहीं बैठना, इसलिए तुम अपने नाना जी के पास बैठ जाओ। समीर ने कहा, ये क्या तरीका है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सिया पहले से वहां बैठी है, और अगर तुम्हें नाना जी के पास नहीं बैठना तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सबको परेशान क्यों कर रहे? कार्तिक ने चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम कौन हो और मेरे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? कार्तिक का जवाब सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। सविता ने कहा, कार्तिक वो तुम्हारा कजन ब्रदर है समीर। कार्तिक, ओ। समीर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया, मैं जा रहा हूँ। राज ने कहा, समीर अपनी जगह पर बैठ जाओ। समीर, लेकिन। राज ने समीर को बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे अपने शब्दों को दोहराने की आदत नहीं है। राज ने सख्त आवाज में कहा। ना चाहते हुए भी समीर को राज की बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पिता अरुण ने उसे आंखों से राज की बात मानने का इशारा किया था। वही कार्तिक के चेहरे पर सार्केस्टिक मुस्कान थी। समीर गुस्से से कार्तिक की ओर देख रहा था। मोहित ने धीमी आवाज में समीर से कहा, क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई, तुम्हारे नाना जी की एक एक लाइन काफी है तुम्हें चुप करवाने के लिए। हल्की मुस्कान के साथ मोहित ने कहा। मोहित के शब्द समीर के जख्मों पर नमक छेड़ने जैसा था, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कहता है। राज कार्तिक की ओर देखता है और सख्त अंदाज में कहा, और तुम अभी इसी वक्त यहाँ पर बैठो। लेकिन कार्तिक राज के शब्दों को इग्नोर करके जाने लगता है। राज ने फिर से कहा, लगता है तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। तुम चाहते मैं दोबारा अपने शब्दों को दोहराऊं, और अगर फिर तुम यहाँ रुकना नहीं चाहते हो तो ऊपर जाकर अपना सामान पैक करो। ये सुनते ही कार्तिक अपनी जगह रुक जाता है, उसके हाथों की मुठ्ठियां बंध जाती है, वह पीछे पलटता है और राज के बगल वाली सीट चेयर पर बैठ जाता है। राज नौकर की ओर देखते हुए बोल, इसे ब्रेकफास्ट सर्व करो। सर्वेंट राज की बात मानकर कार्तिक को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। कार्तिक ब्रेकफास्ट की ओर देखते हुए बोला, ये फॉर्मेलिटी हो गई हो तो अब बताए गए आपको ऐसी क्या अनाउंसमेंट करनी जिसके लिए आपने ये सभी को बुलाया है? आदित्य, कार्तिक बिहेव। कार्तिक, डैड आपको पता है फिर ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है? योजक चिन्ह। राज ने कहा, मुझे कुछ कहना था। कार्तिक, मैं सही था तो बोलिए आप। राज, कल जो भी हुआ उसके बाद आप सबको क्या लगता है हमें निखिल से श्रेया की सगाई करनी चाहिए या नहीं? कार्तिक, इसमें सोचना क्या है, कैंसिल कर दीजिए, कल भी तो मैंने कहा था, तो दोबारा सेम टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? विनीत ने कहा, डैड श्रेया निखिल से प्यार करती है तो हम कैसे उसका दिल दुखा सकते हैं? सावित्री ने भी कहा, मुझे भी विनीत की बात सही लगती है, श्रेया उस लड़के से प्यार करती है और वो लड़का बुरा नहीं लगता, कल जो हुआ क्या पता गलतफहमी हो, वैसे भी लड़के में कोई खराबी होती तो मैं पोती ऐसे लड़के से प्यार नहीं करती। मायारा ने कहा, हाँ दादाजी आप ये सगाई कैंसिल नहीं कर सकते हैं, दीदी को बुरा लगेगा। वहां पर मौजूद सभी लोग सावित्री की बात से सहमत थे, लेकिन रुद्र के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे क्योंकि उसे श्रेया की सगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन कार्तिक इस बात से अग्री नहीं था। उसने कहा, लगता है आप सब ने पार्टी में मेरी बात को गौर से नहीं सुना था, ठीक है फिर मैं दोबारा कह देता हूँ, कश्यप फैमिली का आहूजा फैली के साथ कोई कनेक्शन ना ही था और ना ही होगा, क्योंकि अनिल आहूजा ने क्यारा को जान से मरने की कोशिश की। अगर फिर भी किसी को मुझ पर यकीन नहीं है तो आप लोग डैड की बात पर तो यकीन करेंगे। कार्तिक ने आदित्य की ओर देखा, वह चाहता था आदित्य यहाँ राज के सामने उसका सपोर्ट करे, लेकिन आदित्य चुप था। कार्तिक ने मन में कहा, डैड आप डार्क ईगल के हेड, आप फिर भी चुप क्यों है? आपकी बेटी का सवाल है। आदित्य ने कहा, मैंने इस बारे में डैड को पहले ही सब कुछ बात दिया है, मुझे नहीं लगता मुझे बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है। श्रेया ने कहा, बड़े पापा जो भी हुआ उसमें सिर्फ आहूजा फैमिली की ही गलती नहीं है, क्यारा की भी है। कार्तिक, क्या कहना चाहती हो तुम? रुद्र जिसका ध्यान तो अपने ब्रेकफास्ट पर था, वह बिना किसी पर ध्यान दिए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। जैसे ही श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनता है, श्रेया की ओर देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। श्रेया ने कहा, कार्तिक और क्यारा प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन क्यारा तुम्हारी भी गलती है। दादाजी पूरा कॉलेज जानता है क्यारा और अखिल एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इन दोनों के बीच में कॉलेज कई बार लड़ाई हो चुकी है और पिछली बार तो क्यारा ने अखिल को पूरी कॉलेज के सामने इतना बुरा मारा था कि उसकी जान जाने वाली थी। अगर कॉलेज प्रोफेसर बीच में नहीं आते तो शायद ये तो अखिल की जान ही ले लेती, और इसलिए निखिल के डैड ने गुस्से में आकर ऐसा डिसीजन ले लिया होगा। जरा आप ही सोचिए, अगर कोई कार्तिक को जान से मारने की कोशिश करता तो आपको क्या लगता है बड़े पापा, या आप उस आदमी को ऐसे ही छोड़ देते? और निखिल और उसके डैड को नहीं पता था क्यारा कश्यप फैमिली से बिलोंग करती है, अगर उन्हें पता होता तो वो कभी ऐसा नहीं करते। श्रेया की बात सुनने के बाद सबकी नजरें क्यारा की ओर थी। राज ने कहा, क्यारा तुमने क्या सच में अखिल आहूजा की जान लेने की कोशिश की थी? तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या गुंडागर्दी करने? चेहरे पर बिना किसी भाव के क्यारा ने कहा, उसकी गलती थी तो तुम क्या उसकी जान लेने की कोशिश करोगी? ऐसा भी उसने क्या किया था? उसने मेरी फ्रेंड की इज्जत पर हाथ डाला था, और आपको क्या लगता है उसकी ऐसी हरकत पर मैं उसे जाने देता है? बिल्कुल नहीं। कहते समय उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे, जिसका मतलब उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था।
राज को क्यारा की आंखों में एक चिंगारी नजर आई थी जिसे देखने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन श्रेया ने कहा, दादाजी देखा, श्रेया भी मानती है उसने ऐसा किया। तो फिर इन दोनों की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? मोहित ने कहा, दादाजी जो भी हुआ उसमें अखिल की गलती थी। उसने पहले भी कई बार ऐसी हरकत की है लेकिन मैं ये भी मानता हूँ उसकी गलती की सजा श्रेयादी को नहीं मिलनी चाहिए। श्रेया ने कहा, दादाजी निखिल अखिल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये तक कि क्यारा भी निखिल को पसंद करती है। उसने तो एक बार निखिल को पूरी कॉलेज के सामने प्रपोज तक किया था लेकिन निखिल मुझे पसंद करता था इसलिए निखिल ने क्यारा को पूरी कॉलेज के सामने रिजेक्ट कर दिया था। शायद इसलिए अब क्यारा निखिल और उसकी फैमिली को पसंद नहीं करती है, इसलिए शायद वह नहीं चाहती है मेरी सगाई निखिल से हो, इसलिए क्यारा ने कार्तिक से पार्टी में वो सब कुछ कहने के लिए कहा होगा। रुद्र के माथे पर शिकन आ जाती है, उसने सोच नहीं था श्रेया सर ब्लेम उस पर डालने की कोशिश करेगी। कार्तिक ने कहा, क्यारा ने मुझे ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कहा, जो भी मैं करता हूँ उसके पीछे मेरा हाथ होता है, उस पर ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। विनीत ने कहा, अब कार्तिक तुम चाहे जो भी कहो श्रेया की बातों से साफ हो गया है, आखिर तुम दोनों क्यों श्रेया की सगाई नहीं होने देना चाहते हैं? क्योंकि क्यारा भी उसी लड़के को पसंद करती है जिसे श्रेया करती है। क्यारा तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम्हारी नजर अपनी ही बहन के बॉयफ्रेंड पर है। मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आदित्य ने कहा, विनीत अपने शब्दों का संभल के प्रयोग करो। सॉरी बड़े भैया, लेकिन आपकी बेटी और बेटे से मेरी बेटी की खुशी देखी नहीं जा रही है, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा कहना पड़ा। श्रेया ने कहा, अगर बड़े पापा आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप क्यारा से ही पूछ लीजिए कि ये निखिल को पसंद करती है या नहीं। चेहरे पर मासूम सी शक्ल बनाते हुए श्रेया ने कहा। सावित्री ने कहा, अरे ये तो बड़ी आफत खड़ी हो गई, अब क्या करे? राज ने कहा, क्यारा जो श्रेया ने कहा वो क्या सच है? तुम क्या निखिल को पसंद करती हो? रुद्र तिरछी नजरों से श्रेया की ओर देख रहा था, फिर राज की ओर देखते हुए बोला, दादाजी मुझे लगता है श्रेया दी को कोई गलतफहमी हुई है, बहाल मैं क्यों निखिल को पसंद करने लगी। श्रेया ने कहा, क्यारा झूठ क्यों कह रही हो? तुमने निखिल को पूरी कॉलेज के सामने प्रपोज किया था। क्यारा, नहीं श्रेया, मैंने झूठ नहीं कहा, और निखिल को प्रपोज से करने की बात तो मैंने उसे प्रपोज किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उससे प्यार करने लगी। बिना किसी भाव के क्यारा ने कहा। अभी कार्तिक के साथ सबकी नजरें क्यारा पर थी। श्रेया ने कहा, मतलब है तुम्हारा क्या? तुमने उसे फिर पूरी कॉलेज के सेम टाइम पास के लिए प्रपोज किया था? क्यारा, कुछ ऐसा ही समझ लो। राज, जो कहना है साफ साफ कहो। क्यारा, दादाजी वो फ्रेंड के साथ शर्त लगी थी, अगर हार गई तो वो जो बोलेगी वही करगी, और उसने मुझे निखिल को प्रपोज करने के लिए कहा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे सभी के सामने निखिल को प्रपोज करना पड़ा, और तभी से सभी को गलतफहमी हो गई कि मैं निखिल को पसंद करती हूँ, और श्रेयादी भी उसी बारे में बात कर रही। बेचारी श्रेयादी बाकी सभी की तरह गलतफहमी का शिकार हो गई। राज, इसका मतलब तुम निखिल को पसंद नहीं करती हो? अगर श्रेया की निखिल से शादी अनाउंस होती है तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं दादाजी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी, श्रेयादी को उनका प्यार मिल गया, इसलिए मेरी भी यही इच्छा है कि आप श्रेया की सगाई को कैंसिल ना करें। और रही अखिल मेरे बीच की बात, तो वो हमारे बीच की है, कॉलेज में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। श्रेया ने कहा, तो तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी जब मैं तुम्हारे प्यार से शादी कर लूं? लगता है श्रेया तुमने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा वो सिर्फ एक शर्त थी, मैं उसे सच में प्यार नहीं करती। तो भला मुझे तुम्हारे रिश्ते से क्या परेशानी होगी? राज, कार्तिक, क्या अब भी तुम्हें इस सगाई से कोई ऐतराज है? क्योंकि क्यारा को तो कोई ऐतराज नहीं है। अगर इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी फर्क इससे नहीं पड़ता, आप क्या करते हैं? राज, तो ठीक है, फिर मैं आहूजा फैमिली से बात करूंगा। सावित्री, चलो सब ठीक तो हो गया। श्रेया ने जैसा क्यारा के बारे में सोचा था वैसा नहीं हुआ, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर क्यारा इतनी आसानी से झूठ कैसे कह दिया। रुद्र की नजरें अपनी घड़ी पर थी, वह कई देर से टाइम देख रहा था। आदित्य ने ये नोटिस कर लिया था, उसने कहा, तुम अब तक क्या कर रही? तुम्हें जाना नहीं है? जहां तक मुझे याद है आज तुम्हारे दोनों आर्टिस्ट का ऑडिशन है। क्यारा, हम तो फिर जाओ, वाइट क्यों कर रही हो? क्यारा, ठीक है, इतना कहकर रुद्र उठकर जाने लगता है। रुद्र ने अपने मन में कहा, फाइनली इस फैमिली ड्रामा से आजादी मिली। 248 ऑडिशन। क्यारा, ठीक है, इतना कहकर रुद्र उठकर जाने लगता है। रुद्र ने अपने मन में कहा, फाइनली इस फैमिली ड्रामा से आजादी मिली। अंडरस्को रुद्र कश्यप मेंशन से निकल चुका था, वह इस समय अपनी कार ड्राइव कर रहा था। रुद्र अपने आप से कहता है, मैं जितनी कोशिश करता हूँ इस फैमिली के ड्रामा में इंटरफेयर ना करूँ, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से कोई ना कोई मुझे बेवजह अपने ड्रामा में घुसा देता है। और श्रेया की प्रॉब्लम क्या है? ये क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है? क्या यह अपनी बहन को भी इतना ही परेशान करती थी जितना मुझे करती है? मुझे इस डाइनिंग टेबल से नफरत हो चुकी है, क्योंकि जब भी मैं वहां पर बैठता हूँ कोई ना कोई तीर मुझ पर आकर लगता ही है। वह तो शुक्र है आदित्य कश्यप का जिसने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया, वरना ना जाने ये श्रेया मेरे ऊपर और कितनी गोलियां से वार करने वाली थी। अगर उसे निखिल से शादी करनी है तो करे ना, मुझे क्यों बीच में घसीटती है? और ये सिर्फ श्रेया ही नहीं, उस कार्तिक का भी किया धरा है। अगर उसे अपनी बहन की इतनी फिक्र थी तो जब कहा गया था जब उसकी बहन सुसाइड करने गई थी और आकर मेरी जिंदगी में तूफान मचा रहा है, तभी एक आवाज आती है, खबरदार, अगर तुमने मेरे भाई को कुछ बोला तो तुम्हारी जान ले लूंगी। आवाज आते ही रुद्र अपनी कार का ब्रेक लगा देता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। रुद्र ने कहा, फिर से वही आवाज, लेकिन ये आवाज आती कहां से? आज तीसरी बार मैंने ये सेम आवाज सुनी है, लेकिन ये जो भी है मुझे कभी नजर क्यों नहीं आती है? रुद्र इस उलझन में फंस हुआ था कि तभी रुद्र का फोन कॉल बजने लगता है। रुद्र फोन कॉल अटेंड करता है, सामने से आवाज आती है, हेलो, तुम कहां हो? हम कब से तुम्हारा ऑडिशन के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा अभी तक कोई अता पता तक नहीं है। रुद्र ने कहा, आई एम सॉरी आर्यन, घर से निकलने में किसी वजह से लेट हो गई, मैं कुछ देर में वहां पहुंच जाऊंगा। प्लीज जल्दी आओ, ऑडिशन शुरू हो चुके हैं और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं लगभग 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। और आरव, क्या वह पहुंच चुका है? रुद्र ने कहा, नहीं, वह अभी तक नहीं आया, मुझे लगा वह तुम्हारे साथ आने वाला है। क्या कहा? वह अभी तक नहीं पहुंचा? रुद्र ने गुस्से में कहा, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? क्या अब ये ऑडिशन अवॉइड करना चाहता है? आर्यन रुद्र की फ्रस्ट्रेटेड आवाज सुन रहा था, तुम गुस्से में लग रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी इसी वक्त आरव को कॉल करो और पता करो वह कहाँ है और उसे जल्द से जल्द ऑडिशन के लिए पहुंचने के लिए कहो। रुद्र फोन कट कर देता है।
रुद्र के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रहा था। पहले ही कश्यप मेंशन में फैमिली ड्रामा की वजह से उसका माइंड खराब था और अब जब उसे पता चला था कि आरव अभी तक भी ऑडिशन के लिए नहीं पहुंचा है, ये सुनने के बाद उसे और गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने आरव को फोन किया और कई देर तक आरव का फोन रिंग हुआ लेकिन सामने से किसी ने कॉल अटेंड नहीं किया। रुद्र ने एक बार फिर से कॉल किया लेकिन इस बार सामने से किसी ने कॉल अटेंड कर लिया था। रुद्र ने कहा हो तुम? सामने से आवाज आई, वो मैं क्या? मैंने पूछा कहा हो तुम? जवाब दो। रास्ते में, अभी इसी वक्त ऑडिशन के लिए पहुंचो। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो तुम्हें जो भी बात करनी है हम बाद में करेंगे, वैसे भी तुम मुझे काफी समय से अवॉइड कर रहे हो लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑडिशन पर नहीं पड़ना चाहिए। क्या तुम समझ गए? ठीक है, आरव ने सिर्फ इतना कहा और कॉल कट कर दिया। रुद्र ने कहा, ये नर्वस है, आई होप ये कोई गड़बड़ ना करे। मुझे ऑडिशन से पहले एक बार इन दोनों की एक्टिंग देखनी चाहिए थी लेकिन राज कश्यप की एनिवर्सरी की वजह से मैं इन दोनों पर ध्यान ही नहीं दे पाया और अब ये नर्वस है। रुद्र यही सोचते हुए आगे बात जाता है। योजक चिन्ह ऑडिशन में। ऑडिशन आर्ट क्रिएटिव के ऑडिशन हॉल में ही हो रहे थे। रुद्र पहुंच जाता है। आर्यन क्यारा का वाइट कर रहा था। रुद्र आर्यन से कहता है, आरव कहा है? क्या वो अभी तक नहीं आया? तभी पीछे से आवाज आती है, मैं यहाँ हूँ। रुद्र और आर्यन दोनों ही उस दिशा की ओर देखते हैं जहां से आवाज आई थी। आरव खड़ा था जिसने ब्लैक टी शर्ट और ग्रे जीन्स पहनी थी। रुद्र आरव के पास आकर उससे कहा थे तुम? क्या तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जरा भी एहसास नहीं है? मुझे माफ कर दो, मुझे आने में जरा थोड़ी देर हो गई। कहते समय आरव के चेहरे पर हिचकिचाहट नजर आ रही थी। रुद्र ने आरव की हालत देखकर अपने आप को शांत किया और आरव से कहा, देखो मुझे पता है तुम नर्वस हो, तुम्हें डर लग रहा है, अगर तुम ऑडिशन में पास नहीं हो पाए तो क्या होगा, लेकिन अपने आप पर भरोसा रखो, तुम कर लोगे। आरव, तुमने बिना किसी तैयारी के आर्ट क्रिएटिव का ऑडिशन पास किया था और इस बार तो तुम पहले से बेहतर हो। मुझे अपने आप पर भरोसा है और मैं इसलिए परेशान नहीं हूं, बल्कि मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। तुम किसी और वजह से टेंस हो। और वो वजह क्या है? कहीं तुम ऑडिशन से पीछे तो नहीं हटना चाहते हो? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कहते कहते आरव रुक जाता है। फिर कहता है, कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं, हमारा नंबर आने वाला ही है। इतना कहकर आरव आगे बढ़ जाता है। आर्यन भी उसके पीछे चल जाता है जबकि रुद्र वही खड़ा खड़ा अलग ही सोच में पड़ जाता है। रुद्र सोचता है, आरव परेशान है, उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, लेकिन क्यों? मैं ऑडिशन के बाद इस बारे में उससे बात करूंगा। ऑडिशन हॉल में। इस समय ऑडिशन हॉल में डेमोनिक कल्टिवेटर ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर का ऑडिशन लेने के लिए डायरेक्टर और आर्ट क्रिएटिव का डायरेक्टर बैठे थे। शरद मनोहत्रा जो कि वर्ल्ड फेमस डायरेक्टर था, उसे आर्ट क्रिएटिव ने इसलिए हायर किया था ताकि वह डेमोनिक कल्टिवेटर ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर ड्रामा को डायरेक्ट कर सके और वो इसी कंडीशन पर इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हुआ कि वह इसके आर्टिस्ट खुद सिलेक्ट करेगा ऑडिशन के जरिए, चाहे भले ही वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो। अगर शरद मनोहत्रा ऐसी कंडीशन नहीं रखता तो आर्ट क्रिएटिव इस ड्रामा के लिए जो एक्टर डिसाइड करती वही एक्टर जो आर्ट क्रिएटिव चुनती। और ये ड्रामा काफी स्पेशल होने वाला था क्योंकि इसमें ऑडिशन न्यू कॉमर से लेकर फेमस एक्टर तक इसके लिए ऑडिशन देने वाले थे। शरद के सामने एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा था लेकिन शरद की शक्ल देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे आर्टिस्ट का ऑडिशन पसंद नहीं आया था। शरद ने अपनी सामने पड़ी बोतल उठाकर फेंक और कहा, गेट आउट, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस रोल के लिए इतना घटिया ऑडिशन कैसे दे सकते हो? मेरी नजरों से इस वक्त दूर हो जाओ वरना कभी किसी को शक्ल दिखने के लायक नहीं रहोगे। आर्टिस्ट नजरें झुकाकर माफी मांगते हुए बाहर निकल जाता है। शरद ने अपने बगल में बैठे आदमी से कहता है, रवि, लगता है इस रोल के लिए हमें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा। सुबह से कितने ऑडिशन ले चुके हैं लेकिन दोनों मेल कैरेक्टर से अभी तक एक भी कैरेक्टर के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। अभी तक काफी लोग बाकी है, तुम्हें अपनी पसंद का आर्टिस्ट मिल जाएगा, कोई तो होगा जो इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। 249 अर्नव से कंपटीशन। शरद ने अपने बगल में बैठे आदमी से कहता है, रवि, लगता है इस रोल के लिए हमें कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलेगा। सुबह से कितने ऑडिशन ले चुके हैं लेकिन दोनों मेल कैरेक्टर से अभी तक एक भी कैरेक्टर के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। अभी तक काफी लोग बाकी है, तुम्हें अपनी पसंद का आर्टिस्ट मिल जाएगा, कोई तो होगा जो इस कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो, रवि ने कहा। शरद इस उम्मीद में ऑडिशन को आगे बढ़ता है। आर्यन की बारी आती है। आर्यन ऑडिशन के लिए ऑडिशन हॉल में आता है। वह शरद और रवि को हाय कहता है। रुद्र भी आरव के साथ बैकस्टेज से आर्यन का ऑडिशन देख रहा था। रवि शरद से कहता है, ये आर्यन है, ये पहले एक मूवी में काम कर चुका, इसकी एक्टिंग स्किल्स भी अच्छी है। वो तो देखने पर ही पता चलेगा लेकिन लुक्स अच्छे है, अगर ऑडिटों में अच्छा कर पाया तो इसके बारे में सोच जा सकता है। शरद ने आर्यन से कहा, तुम्हें सीन क्या है? उसकी स्क्रिप्ट पहले ही मिल चुकी है। तुम सेकंड लीड कैरेक्टर शौर्य के लिए ऑडिशन देना चाहते हो। तुमने क्या ये नॉवेल पढ़ी है पहले? और अगर पढ़ी है तो तुमने ऑडिशन के लिए सेकंड कैरेक्टर को ही क्यों चुना? आर्यन ने कहा, हाँ मैंने पहले ये नॉवेल पढ़ी है, ये दो राजकुमारों के बीच तकरार, दोस्ती और दुश्मनी की कहानी है। मैं यहाँ शौर्य के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने आया है। शौर्य जो अमरावती का राजकुमार है। शौर्य का कैरेक्टर बहुत शांत है, अपने इमोशन को वह कभी भी बोलकर अपनों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है लेकिन उसकी आंखें वो बयान कर देती है जो वह कह नहीं सकता। इस दुनिया में सिर्फ उसका भाई है जो उसके इमोशन को समझ सकता है। अपने इमोशन को एक्सप्रेस ना कर पाने के कारण सभी उसे एरोगेंट कंजूस इंसान समझते हैं, इसलिए कोई भी कभी उसका दोस्त नहीं बन पाया। लेकिन रुद्राक्ष जो कहानी का सेकंड मैन कैरेक्टर बिना उसकी परमिशन के उसकी लाइफ में एंटर कर जाता है और दोनों के बीच में एक गहरा कनेक्शन डेवलप हो जाता है। शरद ने कहा, तुम्हें नॉवेल के प्लॉट की डिटेल्स तो पता है, अब देखना है तुम्हें इस प्ले कर पाते हो या नहीं। तुम्हें उस सीन पर परफॉर्म करना जब शौर्य रुद्राक्ष को अमरावती राज्य में रखना चाहता है लेकिन रुद्राक्ष अपने राज्य के साथ बाकी सभी 5 राज्यों से लड़ाई करके राक्षस समुदाय के लोगों के साथ चला जाता है। जब रुद्राक्ष शौर्य को छोड़कर जा रहा था, तुम्हें वही इमोशन को हमारे सामने दिखाना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? मैं कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं। तो शुरू करो। इतना कहते ही आर्यन परफॉर्म करता है। आर्यन ने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, रुद्राक्ष, अगर तुम आज इन लोगों के साथ चले गए तो तुम अपने पितामह और मेरे साथ तुम सभी अपनों को खो दोगे, इसलिए इनका साथ छोड़ दो। कहते कहते आर्यन की आंखें नम होने लगती है। आर्यन ने आगे कहा, रुद्राक्ष, अगर तुम आज चले गए तो एक दिन हमें एक दूसरे के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारे राज्य के साथ बाकी दुनिया के राज्य भी गद्दार घोषित कर देंगे। प्लीज रुक जाओ। कहते हुए आर्यन की एक आंख से आंसू की बूंद टपक जाती है। शरद ने कहा, बस इतना काफी है। ये सुनकर आर्यन शरद की ओर देखता है और कहता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? आपने मुझे बीच में ही क्यों रोक दिया? शरद ने कहा, तुमने अच्छा किया, तुम जा सकते हो। आर्यन ने आगे कुछ नहीं कहा और वह ऑडिशन हॉल से बाहर निकल गया।
रवि ने शरद से कहा, तुमने उसे बीच में ही रोक दिया, क्या ये भी तुम्हें पसंद नहीं आया? शरद ने कहा, शौर्य के रोल के लिए ये परफेक्ट है। रवि के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन छा जाते हैं। उसने कहा, क्या कहा तुमने? तुम्हें आर्यन का ऑडिशन पसंद आया, इसका मतलब हमें शौर्य के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन लेने की जरूरत नहीं। शरद, हम। हल्की सी स्माइल के साथ रवि ने कहा, तुम्हें आर्यन के ऑडिशन में क्या पसंद आया? उसकी आंखों से बहते आंसू और उसके चेहरे के इमोशन। योजक चिन्ह। आर्यन रुद्र के पास आता है। उसका चेहरा लटका हुआ था। आरव भी वही था। आरव ने कहा, तुमने चेहरा क्यों लटका रखा है? आर्यन, शायद उन्हें मेरा ऑडिशन पसंद नहीं आया, मुझे माफ करना क्यारा, मैंने तुम्हें निराश किया। रुद्र ने कहा, तुमने अच्छा किया और उन्हें पसंद भी आया है, शायद वे तुम्हें इस रोल के लिए सिलेक्ट भी कर ले। आर्यन, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? रुद्र, अपने आप पर यकीन रखो, तुमने अच्छा किया है। आरव ने भी कहा, हाँ तुमने अच्छा किया है, इसलिए ज्यादा फिक्र मत करो। आर्यन, हम। लेकिन फिर भी आर्यन को कहीं ना कहीं अंदर से डर लग रहा था। रुद्र ने आरव से कहा, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम तैयार हो? आरव, हम। तभी अर्णव वहां आ जाता है। वह क्यारा के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्णव को यहाँ देखकर रुद्र के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी भरे एक्सप्रेशन नजर आने लगते हैं। मेरा छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने कहा, सवाल मैंने किया था तो जवाब पहले तुम्हें देना चाहिए। फिर अर्णव की नजरें आर्यन और आरव पर जाती है। उन्हें देखकर अर्णव ने कहा, क्या तुम ऑडिशन के लिए आए हो? इसका मतलब तुम अपने नए आर्टिस्ट का डेब्यू इस ड्रामा के जरिए करवाना चाहती हो? फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए हल्के से मुस्कान के साथ अर्णव ने कहा, नीस। अब तुम बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्र ने कहा, मैं भी यहाँ ऑडिशन देने आया था। रुद्र हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ अर्णव की ओर देखते हुए कहता है, तुम ऑडिशन देने आए हो? तुम इस ड्रामा के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना चाहते हो? हाँ, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों लग रही हो? लेकिन तुम इसके लिए ऑडिशन क्यों देना चाहते हो? रुद्र ने कहा, मैं नहीं बल्कि तुम्हारी बहन चाहती हैं। अर्णव ने बिना किसी भाव के कहा। रुद्र के माथे पर शिकन पड़ जाती है। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो? तुम्हारी बहन के नाम से क्या तुम समझ नहीं पाई मेरा कहने का मतलब क्या है? कल रात को मैंने तुम्हें पार्टी में देखा था और मुझे वहां पता चला तुम आदित्य कश्यप की बेटी हो और यह जानकर मुझे हैरानी हुई थी। तो तुम ये ऑडिशन श्रेया के कहने पर दे रहे हो? हाँ, तुमने सही कहा, उसी के कहने पर दे रहा हूँ। और वैसे इस ड्रामा की स्क्रिप्ट काफी अच्छी है, मुझे इस रोल को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी एक लड़का आता है और कहता है, मिस्टर अर्णव, अब आपका नंबर है, प्लीज ऑडिशन में आ जाए। अर्णव रुद्र की ओर देखते हुए बोला, हम अगली बार बात करेंगे क्योंकि मेरा नंबर आ चुका है, बाय, फिर मिलते हैं। अर्णव के वहां से जाने के बाद रुद्र के चेहरे पर थोड़े टेंस भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे क्योंकि यह थोड़ी फिक्र करने वाली बात थी। अगर अर्णव किसी भी ड्रामा या मूवी के लिए अपना ऑडिशन दे रहा है तो कोई भी डायरेक्ट अर्णव की जगह पर किसी और को चूज नहीं करेगा और आरव का अर्णव को रिप्लेस कर पाना नामुमकिन है। भला एक डेब्यू आर्टिस्ट कैसे एक सुपरस्टार से पंगा ले सकता है? रुद्र के दिमाग में यही चल रहा था। आर्यन ने कहा, अगर अर्णव सर ड्रामा के लिए ऑडिशन दे रहे हैं तो हमारा चांस तो ना के बराबर है, इसलिए हमें उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। लेकिन आरव चुप था, वह कुछ नहीं कह रहा था। उसकी नजरें क्यारा पर टिकी हुई थी। रुद्र अपने मन में सोचता है, क्या श्रेया ने जानबूझकर अर्णव को यहाँ भेजा है? शायद वह मेरे रास्ते में कांटे बिछाना चाहती हैं। रुद्र यही सोच रहा था कि आरव ने कहा, देखो मुझे समझ में आ रहा है तुम इस समय क्या सोच रही हो। तुम्हें लग रहा है हम दोनों अर्णव से कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। शायद तुम सही सोच रही हो, लेकिन जब तक कोशिश नहीं करते हमें हार नहीं माननी चाहिए। रुद्र कुछ नहीं कहता है, वह सिर्फ इंतजार कर सकता था। वहीं दूसरी और ऑडिशन रूम में अर्णव की एंट्री होती है। योजक चिन्ह। अर्णव को ऑडिशन में देखकर रवि अर्णव से कहता है, क्या तुम भी इस ड्रामा के लिए ऑडिशन देना चाहते हो? मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट होगा। मैं कभी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को छोड़ना नहीं चाहता। शरद ने अर्णव से कहा, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी पॉपुलैरिटी को देखकर मैं तुम्हें रोल नहीं देने वाला। उसके लिए तुम्हें पहले परफॉर्म करना होगा। मुझे पता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर खुद चलकर आया हूँ, वरना आपको क्या लगता है मुझे यहाँ पर आने की जरूरत है? ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम क्या मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? क्या तुमने ये नोवेल पहले पढ़ी है? क्या तुम इसके दोनों कैरेक्टर्स को समझते हो? अगर दोनों कैरेक्टर्स को समझते हो तो तुम किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना चाहते हो? सच कहूं तो मैंने पहले नोवेल नहीं पढ़ी है। मुझे मेरी मैनेजर ने इस नोवेल के लिए सजेस्ट किया था, उसके कहने पर ही मैंने इस पर कुछ रिसर्च की है और दोनों कैरेक्टर्स को काफी बारीकी से समझने की कोशिश की है और समझने के बाद एहसास हुआ कि मैं रुद्राक्ष के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना चाहता हूं। शरद कुछ कहता नहीं है और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। शरद ने कहा, ठीक है, परफॉर्म करो। तुम्हारा सीन कुछ ऐसा होगा। रुद्राक्ष अपनी काली शक्तियों के साथ सभी राज्यों का खत्म करने के लिए उनके सामने खड़ा था क्योंकि सारे राज्यों के आध्यात्मिक गुरुओं ने उन राक्षसों को जान से मार डाला था जिन्हें बचाकर रुद्राक्ष भाग रहा था। उस समय रुद्राक्ष की आंखों में चिंगारी झलक रही थी और सीने में एक जलन मच रही थी। तुम्हें वही मूवमेंट को अभी हमारे सामने परफॉर्म करके दिखाना होगा। अर्णव शरद की बात मानकर परफॉर्म करना शुरू करता है। अर्णव ने एक बेहतरीन एक्टर की तरह परफॉर्म किया था। उसकी परफॉर्मेंस से इस बात का कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह एक काफी एक्सपीरियंस एक्टर है। उसने हर एक इमोशंस को खूब दिखाया था। अर्णव की परफॉर्मेंस खत्म होते ही रवि खड़ा होता है और उसके लिए ताली बजाने लगता है। रवि ने कहा, अर्णव, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी, तुमने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। शरद, अब तुम क्या कहना चाहते हो? क्या अर्णव इस ऑडिशन में पास है? मुझे नहीं लगता रुद्राक्ष के कैरेक्टर के लिए अर्णव से बेहतर कोई और होगा। शरद ने अपनी नजरें उठाकर रवि की ओर देखा जो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। उसने कहा, अभी तक हमने सभी के ऑडिशन नहीं लिए हैं, कम से कम हमें दूसरों को भी एक मौका देना चाहिए। शरद, ये कैसी बात कर रहे हो? अर्णव से बेहतर और कौन इस कैरेक्टर को परफॉर्म कर सकता है? तुमने अभी देखा नहीं इसकी परफॉर्मेंस कितनी कमाल की थी? मुझे तो लगता है तुम्हें अब आगे किसी और का ऑडिशन लेना ही नहीं चाहिए। तुम्हें अर्णव को इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अर्णव ने कहा, शुक्रिया रवि सर, लेकिन मुझे लगता है शरद सर सही कह रहा है, आपको बाकी लोगों के भी ऑडिशन लेना चाहिए। अर्णव ये कह तो रहा था लेकिन उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, परफॉर्म नहीं कर सकता। रवि ने कहा, लेकिन शरद, तुमने शौर्य के कैरेक्टर के लिए आर्यन को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद तुम किसी और का ऑडिशन नहीं लेना चाहते हो, तो फिर तुम रुद्राक्ष के कैरेक्टर के लिए अर्णव को हाँ क्यों नहीं कह रहे हो? शरद ने कहा, मैंने इसे ना कब कहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें अभी कुछ और ऑडिशन देख लेना चाहिए। रवि के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वह शरद की बात मान लेता है। अर्णव ने शरद से कहा, शरद सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं यहाँ पर बैठकर बाकी के ऑडिशन देख सकता हूँ? बड़े ही शांत लहजे से शरद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम देख सकते हो, तुम सुपरस्टार हो, तुम्हारे यहाँ रहने से हमें काफी मदद मिल सकती है।
शुक्रिया। अर्नब के इतना कहने पर एक वार्ड बॉय अर्नब के लिए वहां पर एक चेयर लगा देता है। अंडरस्को कुछ देर तक कई ऑडिशन होते हैं लेकिन किसी ने भी अर्नब से बेहतर परफॉर्म नहीं किया था। अब आरव का नंबर था। आरव ऑडिशन रूम में एंटर करता है। आरव ने ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वह काफी शांत था और ना ही अब उसके चेहरे पर नर्वसनेस नजर आ रही थी। शरद आरव को एक पल के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, क्या ये तुम्हारा पहला ऑडिशन होने वाला है? आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ यह मेरा पहला ऑडिशन होगा किसी सीरीज के लिए। मैंने कुछ महीने पहले ही मैं आर्ट क्रिएटिव को ज्वाइन किया है और मेरा नाम आरव सिंह है। रवि ने शरद से कहा, शरद यह एक नया आर्टिस्ट है। हाँ मैंने सुना, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शरद ने फिर आरव की ओर देखते हुए कहा, तुम इस सीरीज के लिए ऑडिशन क्यों देना चाहते हो? क्या तुम ऑडिशन इसलिए देना चाहते हो क्योंकि तुम्हारे मैनेजर चाहता है कि तुम इस सीरीज के जरिए डेब्यू करो? सच्चाई तो यही है, मुझे मेरे मैनेजर ने ही सबसे पहले इस सीरीज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कहा था। तो क्या तुमने कभी दिमाग दिमोक कल्टिवेटर वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर नोवेल पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है और यह इकलौती नोवेल है जो आज तक मैंने पढ़ी है। इकलौती नोवेल है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है? हाँ मुझे नोवेल्स पढ़ना पसंद नहीं है। फिर इसे पढ़ने के पीछे कोई खास वजह है? 250 आर्व का ऑडिशन। सच्चाई तो यही है, मुझे मेरे मैनेजर ने ही सबसे पहले इस सीरीज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कहा था। तो क्या तुमने कभी दिमाग दिमोक कल्टिवेटर वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर नोवेल पढ़ी है? हाँ मैंने पढ़ी है और यह इकलौती नोवेल है जो आज तक मैंने पढ़ी है। इकलौती नोवेल है, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है? हाँ मुझे नोवेल्स पढ़ना पसंद नहीं है। फिर इसे पढ़ने के पीछे कोई खास वजह है? आरव अपने मन में सोचता है, आखिर यह इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? आरव ने शरद का जवाब देते हुए कहा, ताकि कैरेक्टर्स को समझ सकूं। तुम कौन से कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना चाहते हो? रुद्राक्ष। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर और रुद्राक्ष के कैरेक्टर में कुछ सिमिलरिटीज है? शायद हाँ और शायद ना। ये कैसा जवाब हुआ? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरी दुनिया और रुद्राक्ष की दुनिया में दिन और रात का अंतर है। वह किसी के दिमाग की उपज है जो रियलिटी से इंस्पायर है, लेकिन एक फैंटेसी कहानी है। वही मैं एक वास्तविक दुनिया से हूं। मैं अपने आप को एक फिक्शनल कैरेक्टर से कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तुम परफॉर्म कर सकते हो। तुम्हारा सीन कुछ ऐसा होगा। रुद्राक्ष अपनी काली शक्तियों के साथ सभी राज्यों का खत्म करने के लिए उनके सामने खड़ा था, क्योंकि सारे राज्यों के आध्यात्मिक गुरुओं और राजाओं ने उन राक्षसों को जान से मार डाला था जिन्हें बचाकर रुद्राक्ष भाग रहा था। उस समय रुद्राक्ष की आंखों में चिंगारी झलक रही थी और सीने में एक जलन मच रही थी। तुम्हें वही मूवमेंट को अभी हमारे सामने परफॉर्म करके दिखाना होगा। अर्नब ये लाइन जैसे ही सुनता है वह एक पल के लिए शरद की ओर देखता है, क्योंकि ये वही सीन था जो कुछ देर पहले अर्नब ने शरद और रवि के सामने अपने ऑडिशन के रूप में परफॉर्म किया था। वह कुछ पल के लिए शरद को देखता है, लेकिन शरद उसका ध्यान तो इस वक्त आरव पर था। शरद ने कहा, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स आते हैं या तलवारबाजी आती है? मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूं, लेकिन ये एक एक्शन और सस्पेंस से भरी हुई सीरीज होगी तो मैन लीड को एक्शन तो आना ही चाहिए। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। हिंदी नॉवल स्टोरी पर। रवि ने कहा, लेकिन शरद एक्शन सीन के लिए तो स्टंटमैन का यूज करेंगे ना? शरद ने कहा, बिल्कुल नहीं, और तुम क्या कुछ देर के लिए चुप रह सकते हो? रवि शरद की बात मान जाता है। शरद एक बार फिर से आरव की ओर ध्यान देते हुए बोला, क्या हुआ? तुमने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने कहा, हाँ मैं मार्शल आर्ट्स में काफी याचा हूँ और तलवार के साथ कई हथियार चला लेता हूँ। नाइस, ठीक है, फिर तुम अपना सीन तलवार के साथ परफॉर्म करोगे। मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, क्यों नहीं? वेरी गुड। इतना कहकर शरद ने स्टाफ मेंबर को इशारा किया और कुछ देर बाद स्टाफ मेंबर एक तलवार के साथ आता है। वह आरव को तलवार पकड़ता है और आरव से दूर हो जाता है। शरद ने कहा, अब शुरू करो। ये सुनते ही आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरव अपनी आंखें कुछ देर तक बंद करके रखता है। रवि, अर्नब और शरद की नजरें आरव पर थी। वही बैक स्टेज से आर्यन और रुद्र भी आरव को देख रहे थे। आर्यन नर्वस था, लेकिन रुद्र के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहे थे। वही ऑडिशन रूम में आरव जो अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। अगले ही पल अपनी आंखें खोल लेता है। अब उसकी आंखों में एक अलग ही डार्क ऑरा नजर आ रहा था। एक चिंगारी झलक रही थी। वह अपनी तलवार को घुमाता है। उसने किसी प्रोफेशनल की तरह तलवार को घुमाया था। आरव की नजरें अर्नब, रवि और शरद की ओर थी। वह उन्हें डार्क नजरों से देख रहा था। जब आरव उन तीनों को देख रहा था तो न चाहते हुए भी उनके बदन में एक डर उत्पन्न हो गया था। आरव ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। वह एक बार और टालवर को चलाते हुए उनकी ओर पड़ा। आरव ने अपनी आवाज को तज करते हुए कहा, तुम लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? तुम लोगों ने उन मासूमों को मार डाला, वो भी बस इसलिए क्योंकि वे राक्षस समुदाय से संबंधित थे। कहते हुए आरव की आंखों में आंसू थे। आरव ने आगे कहा, वो लोग मासूम थे, नादान थे, उन्होंने किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था। वे बस जिन चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने उनसे ये अधिकार भी छीन लिया। क्या वो लोग सच में राक्षस थे? लेकिन जो तुम लोगों ने किया है उसके हिसाब से तो तुम लोग राक्षस हो। आरव ये कहते हुए लुक जाता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन में कोई कमी नहीं आई थी। उसका ऑरा अभी भी डार्क था। आरव ने आगे कहा, तुम लोगों ने जो किया है तुम सबको उसकी सजा तो जरूर मिलेगी, और वो सजा मैं रुद्राक्ष दानव लोक का राजा तुम सबको दूंगा, और तुम्हारे इस गुनाह की बस एक ही सजा और वो है सजा ए मौत। आखिरी शब्द कहते समय आरव का ऑरा और भी डार्क हो गया था। आरव ने आगे कहा, मैं तुमसे कितनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। आरव जैसे ही यह शब्द कहता है, शरद, अर्नब और रवि तीनों के शरीर में एक डर उत्पन्न होने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे मानो आरव इस समय एक्टिंग नहीं कर रहा था, बल्कि वह ये धमकी उन तीनों को ही दे रहा था। ना चाहते हुए भी वे अब आरव के ऑडिशन में इन्वॉल्व हो चुके थे। वे अपने आप को इस ऑडिशन का पार्ट मानने लगे थे। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग।